हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल। आज हम समझेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट और जिसको हम फेमसली तो जानते हैं भीमा कोरेगांव केस के नाम से, बट एक्चुअली द केस इज रेफर्ड एज गौतम नवलखा वर्सेस NIA, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। द ईयर ऑफ जजमेंट इज 2021 सुप्रीम कोर्ट। और बेंच भी बता देती हूँ मैं आपको। सो द बेंच इज are comprised of Honorable Justice UU Lalit and Honorable Justice KM Joseph। आइए देखते हैं कि ये केस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसमें क्या इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस थे रिलेटिंग टू डिफॉल्ट बेल एंड हाउस अरेस्ट। तो देखो, इस केस में बेसिकली देयर आर 3 इम्पोर्टेंट इश्यूज विच वर रेज्ड। सो पहला इशू ये था कि 167 CRPC का, जिसमें रिमांड ऑर्डर पास करने की पावर दी गई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को। तो पहला इशू इस केस में ये था कि क्या ये पावर बस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ही एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के अलावा ये 167 की रिमांड की पावर कोर्ट ऑफ सेशंस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो आई होप द फर्स्ट इशू इज क्लियर। पहले हम इस इशू को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम दूसरे और तीसरे इश्यूज पे आएंगे। तो आइए देखते हैं कि 167 की पावर बस मैजिस्ट्रेट या अदर कोर्ट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन के थ्रू बताया है। तो मैं भी आपको इलस्ट्रेशन ही बता देती हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लो एक मैजिस्ट्रेट ने 167 में रिमांड का ऑर्डर पास कर दिया। ओके, सो पहले कौन पास कर रहा है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ही इज पासिंग रिमांड का ऑर्डर। देन अगर अक्यूज्ड अप्रोच करता है हाई कोर्ट का अंडर सेक्शन 439 CRPC। अब 439 तो आपको पता ही होगा ना। 439 एक स्पेशल पावर है जो CRPC देता है हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशंस को बेल ग्रांट करने के लिए। तो अगर मान लो रिमांड के बावजूद अक्यूज्ड अप्रोच करता है हाई कोर्ट को बेल के लिए, अब हाई कोर्ट क्या कर देगा? हाई कोर्ट ये जो मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था रिमांड का, इसको रिवर्स कर देता है और उसको बेल ग्रांट कर देता है। ठीक है, सो अक्यूज्ड अब क्या है? अब बेल पे रिलीज हो गया अक्यूज्ड। अब जब एक बार अक्यूज्ड बेल पे रिलीज हो जाता है तो फिर से प्रोसिक्यूशन इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट ने जो से उन्हें बेल पे छोड़ दिया है, इस चीज़ को चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देती है हाई कोर्ट के ऑर्डर को, मतलब बेल वाले ऑर्डर को वो खारिज कर देती है और जो ओरिजिनल ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट पास करता है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर हाई कोर्ट के बेल की ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही है तो बेल वाली जो ऑर्डर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने पास करी थी वो रिवाइव हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अब क्या होगा? एक बार हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अब वो बेल पे तो रहेगा नहीं। अब वापस से रिमांड वाली ऑर्डर इन फोर्स आ चुकी है, तो अब अक्यूज्ड को बेचारे को वापस कस्टडी में जाना पड़ेगा। नाउ अज्यूमिंग दैट 15 days इज ओवर एंड पुलिस कस्टडी इज नॉट परमिसिबल, ही इज सेंट बैक टू जुडिशियल कस्टडी, है ना। ये मैं आपको एक डायग्राम से भी समझाऊंगी, बट आप ये पहले पढ़ लो, ठीक है। देखो, अभी तक जो मैंने बताया, मैंने आपको ये बताया कि मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने रिमांड का ऑर्डर पास किया तो अक्यूज्ड कस्टडी में, फिर हाई कोर्ट ने उसे बेल पे छोड़ दिया, है ना। फिर हाई कोर्ट की ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देती है, मतलब बेल अब खारिज हो जाता है और अक्यूज्ड को वापस कस्टडी में जाना पड़ेगा। अगर अक्यूज्ड ने कस्टडी में ऑलरेडी यहाँ पर 15 days बिता लिए हैं, तो अब जो यहाँ से वापस से कस्टडी चल रही है, यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि मैक्सिमम पुलिस कस्टडी 15 days की दी जाती है, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी ही दी जाती है। तो 15 days तो
मैंने बताया ना आपको 15 डेज पुलिस कस्टडी में ओवर हो चुके हैं, तो अब बचा हुआ टाइम जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 15 डेज मान लो ओवर नहीं हुए थे, तो मान लो कि पुलिस कस्टडी में उस अक्यूज ने बस 7 दिन बिताए हैं, तो टोटल कस्टडी कितनी दी जा सकती है पुलिस में? 15 दिन की। तो 7 दिन बिताए हैं, तो अभी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। फिर बचा हुआ जितना भी टाइम होगा उसके लिए जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो इसीलिए देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो पावर अंडर 167 है ना, मतलब जो रिमांड की पावर है, कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट्स विच आर सुपीरियर टू द मैजिस्ट्रेट। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी पास कर रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल खारिज कर दिया तो रिमांड वाली ऑर्डर रिवाइव कर जाती है। तो इससे हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि सुपीरियर कोर्ट्स के पास भी पावर है 167 रिमांड ऑर्डर को इन्फोर्स कराने का, है ना। तो मैजिस्ट्रेट्स के अलावा सुपीरियर कोर्ट भी ये काम कर सकते हैं। दो जब आप 167 पढ़ोगे, लिटरल सेक्शन पढ़ोगे, तो ये पावर्स बस मैजिस्ट्रेट के पास वेस्टेड है, बट स्टिल बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन। कौन सी एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन? सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है ना, चीज़ों को करेक्ट करने की। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन की वजह से बीइंग अ सुपीरियर कोर्ट ये इम्प्लाई हो जाती है कि जो पावर्स लोअर कोर्ट के पास है वो पावर्स उनके पास भी होंगी। ओके, तो आप आई होप ये इशू आपको समझ में आ गया होगा कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अलावा भी ये कोर्ट्स पास कर सकती हैं। ये बातें इम्प्लाइड हैं, दो नॉट एक्सप्रेसली रिटन इन द सेक्शन। अब देखो दूसरा इशू ये था। अब दूसरा इशू इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि whether the broken period of custody be used to calculate the period of 60 or 90 days in section 167 CRPC। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 167 क्लॉज 2 ऑफ CRPC की, जो कि डील करता है डिफ़ॉल्ट बेल के साथ। आइए मैं आपको शॉर्ट में पहले ये बता दूं कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, और आपको एक फुल फ्लेजेड वीडियो देखनी है डिफ़ॉल्ट बेल पे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू दैट डिफ़ॉल्ट बेल मीन्स द राइट ऑफ बेल जो अक्यूज्ड को मिलता है जब 60 और 90 डेज कंप्लीट हो गए हैं उसके, है ना। मतलब जब से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है 60 और 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, और 60 और 90 डेज कंप्लीट होने के बाद भी पुलिस अब तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है, देन ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ 60 और 90 डेज द अक्यूज गेट्स अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये जो 60 डेज है और ये जो 90 डेज का पीरियड है, क्या इस पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए ब्रोकन पीरियड ऑफ कस्टडी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लो कि जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उसे रिमांड करके कस्टडी में भेजा था, तो वो 10 डेज तक कस्टडी में था। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने उसको बेल पे छोड़ दिया, है ना। तो हाई कोर्ट ने जब उसको बेल पे छोड़ा तो वो 20 डेज तक बेल पर था, है ना। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने वापस से उसकी बेल ऑर्डर कैंसिल कर दी तो वो 80 डेज तक, है ना, फिर से कस्टडी में था। तो ये यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी उसकी कितनी है? ये तो टाइम उसके बेल का है, तो यहाँ पे पीरियड कितना हो गया? 90 डेज, है ना। 80 + 10, तो यहाँ पर उसका टोटल पीरियड हो गया 90 डेज। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये पीरियड आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली 90 डेज नहीं है, ये ब्रेक हो रहा है। किस तरीके से? 10 डेज और 80 डेज में, है ना। सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डे। तो क्वेश्चन यही है कि क्या हम एक कंटिन्यूस पीरियड को मानेंगे 60 और 90 डेज कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हम ब्रोकन पीरियड मतलब 10 + 80 ऐसे भी मान सकते हैं। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला।
देखो सुप्रीम कोर्ट ने वही एक इलस्ट्रेशन दी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अज्यूम कर लो कि पहले वो कस्टडी में था 10 डेज के लिए, फिर बेल ग्रांट कर दी गई, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया फिर से उसे 80 डेज दी गई। तो यहाँ 10 डेज और यहाँ 80 डेज, दिस इज मेकिंग अ टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज। और 90 डेज का पीरियड हो चुका है और फिर भी चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, देन अक्यूज गेट्स अ राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल। सो देखो, अब इशू 1 में हम ये समझ चुके हैं ना कि ये जो पीरियड है सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये जो कस्टडी का पीरियड है सुपीरियर कोर्ट्स भी ऑर्डर कर सकता है। सो सच पीरियड ऑफ कस्टडी विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टाइम। तो ये जो टोटल टाइम है ना 90 और 60 डेज का, इसको कैलकुलेट करने के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ही क्यों ना कस्टडी पास की हो बाद में 80 दिन वाली, लेकिन उस पीरियड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बिकॉज इशू 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बिकॉज सुपीरियर कोर्ट्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू पास द ऑर्डर ऑफ रिमांड, हेंस ब्रोकन पीरियड ऑफ कस्टडी कैन बी काउंटेड। चलो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब एक और इशू देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो इसको तो ध्यान से देखना आप। ये इशू है हमारा हाउस अरेस्ट पे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वेदर अपार्ट फ्रॉम पुलिस या जुडिशियल कस्टडी, तो जैसा कि हमने देखा 167 में रिमांड दिया जाता है। रिमांड करके आपको या तो पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। ओके, सो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि क्या पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अलावा हम एक और कस्टडी शामिल कर सकते हैं क्या 60 और 90 डेज कैलकुलेट करने के लिए? वो अदर कस्टडी क्या है? हाउस अरेस्ट है ना। तो क्या हाउस अरेस्ट को भी काउंट किया जा सकता है 60 और 90 डेज में या नहीं काउंट किया जा सकता है? अब देखो मैं आपको थोड़ा हाउस अरेस्ट के बारे में बता दूं। हाउस अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने बेसिकली इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में पढ़े होंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर सच लॉज विच रिस्ट्रेन अ पर्सन कि वो क्राइम करने से पहले हम उसके डिटेन कर दें एंड है ना, ताकि वो क्राइम ही ना कर पाए। और हाउस अरेस्ट भी एक तरीके की कस्टडी ही होती है, इसको हम फोर्स डिटेंशन बोल सकते हैं। जब जम्मू एंड कश्मीर से 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया जा रहा था तो आपने देखा था कि बहुत सारे लोगों को हाउस अरेस्ट में रखा गया है ना। तो हाउस अरेस्ट इन इंडिया अंटिल नाउ इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ओनली विथ रिगार्ड्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अब देखो इसको ना हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हम यूज करते हैं। सो बेसिकली अब क्वेश्चन यहाँ है कि हाउस अरेस्ट भी कस्टडी मानी जा सकती है या फिर नहीं मानी जा सकती है। अब हाउस अरेस्ट में बेसिकली क्या होता है ना कि आप एक कन्फाइनमेंट में रहते हो। एग्जाम्पल जैसे लॉकडाउन में हम रहते थे ना सारे कन्फाइनमेंट में, और सारी ही एक्टिविटीज़ को आपकी मॉनिटर किया जाता है। मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द इंटरनेट एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू आर अलाउड टू देन योर इंटरनेट एक्टिविटीज आर बी मॉनिटर्ड। ठीक है, हाउस अरेस्ट तो आपको समझ में आ चुका है, ये इशू भी समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। सो द कोर्ट आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन अफर्मेटिव। द कोर्ट सेड दैट यस 60 और 90 डेज कैलकुलेट करने में कोर्ट सेड कि यस हम अफर्मेटिव में कि हाँ हम हाउस अरेस्ट को भी दे सकते हैं 167 में, जैसे हम पुलिस कस्टडी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे हम जुडिशियल कस्टडी ऑर्डर कर सकते हैं, वैसे ही सिमिलरली हम हाउस अरेस्ट का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं 167 ऑफ CRPC में। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि एज कितना है, हेल्थ कंडीशन क्या है अक्यूज्ड की, उसके एंटीसीडेंट्स, क्राइम का नेचर जो एलिज्ड है कि उसने किया है, और क्यों हम पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी न देकर हाउस कस्टडी क्यों हमें देने की ज़रूरत है, एबिलिटी कि क्या हाउस अरेस्ट इन्फोर्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कोर्ट को चेक करने पड़ते हैं। तो ये देखो मैंने आपको बताया कि मेनली प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में दिए जाते हैं।
अब पोस्ट कन्विक्शन केसेस में जहाँ पे कन्विक्ट करने के बाद हाउस अरेस्ट में रखना है या नहीं रखना है, इस बात पे अभी तक लेजिस्लेचर ने नहीं बोला है, तो कोर्ट्स ने भी बोला कि लेजिस्लेचर नीड्स टू मेक सम गाइडलाइंस ऑन इट, है ना। सो हाउस अरेस्ट को दिया जा सकता है रिमांड ऑर्डर के अंदर, और हाउस अरेस्ट को माना जाएगा कि वो एक फॉर्म ऑफ जुडिशियल कस्टडी ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना कि हाउस अरेस्ट के पीरियड को 60 और 90 डेज के पीरियड में काउंट किया जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी एक इशू था। अब इस इशू को आंसर तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें कॉमनली 3 व्यू प्रिवेल करते हैं। जो पहला व्यू है, दूसरा व्यू और तीसरा व्यू, आइए देखते हैं तीनों। पहला व्यू ये बोलता है कि इस जजमेंट में, पहला व्यू ये बोल रहा है कि इस जजमेंट में अपार्ट फ्रॉम पुलिस कस्टडी या फिर अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी हाउस अरेस्ट की भी परमिशन दे दी गई है ना। लेकिन कैलकुलेट करना है 60 या 90 डेज में या नहीं, उस बात को नहीं क्लैरिफाई किया गया। तो इस बात पे एक नियर डिसीजन आनी है, फ्यूचर में आ जाएगी, ये कहना था कुछ लोगों का। अब वही सेकंड व्यू ये है कि ये कोई रिजिड रूल नहीं है कि हाउस अरेस्ट के पीरियड को 60 और 90 डेज में कैलकुलेट किया ही जाएगा हमेशा। समझ रहे हो ना, इसने बोला कि किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। कोई रिजिड रूल नहीं कि हमेशा ही कैलकुलेट किया जाएगा हाउस अरेस्ट के पीरियड को। थर्ड व्यू क्या बोल रहा है? थर्ड व्यू ये बोल रहा है कि हाउस अरेस्ट के पीरियड को काउंट किया ही जाएगा ऑलवेज। लेकिन ये जो केस है ना गौतम नौलखा का जो हम पढ़ रहे हैं, इस केस में नहीं काउंट किया गया था। तो इस थर्ड व्यू वाले लोगों ने बोला कि दो वो किया जाएगा, बट दिस केस इज एन एक्सेप्शनल केस। ये गौतम नौलखा का केस एक्सेप्शनल केस है। और क्यों एक्सेप्शनल केस है? क्योंकि इसमें बोला गया कि हम बिल 167 क्लॉज 1 जो है ना, जिसमें रिमांड ऑर्डर पास किया जाता है, उसके बाद 167 क्लॉज 2 आता है जिसमें डिफॉल्ट बेल दे दिया जाता है ना, 60 और 90 डेज के कंप्लीशन पे। तो ये थर्ड व्यू वाले लोगों ने बोला कि 167 क्लॉज 2 का जो ऑर्डर है वो 167 क्लॉज 1 पे डिपेंड करता है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड होनी चाहिए, तभी फिर आप अक्यूज को डिफॉल्ट बेल के अंदर छोड़ सकते हो। तो कोर्ट ने बोला कि गौतम नौलखा के केस में रिमांड ऑर्डर पास ही नहीं हो पाया था। तो चूंकि रिमांड ऑर्डर ही नहीं पास हो पाया, तो इसीलिए हमने ये हाउस अरेस्ट का पीरियड डिफॉल्ट बेल के पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए नहीं काउंट किया। लेकिन रेस्ट ऑल केसेस जहाँ पर भी रिमांड ऑर्डर होगा, वहाँ पे हाउस अरेस्ट ही क्यों ना ऑर्डर हुआ हो, वो कंसिडर किया जाएगा 60 और 90 डेज के कैलकुलेशन में। आइए समझ लेते हैं इस केस के फैक्ट्स को। तो देखिए, गौतम नौलखा जी जो थे उनको अरेस्ट किया गया 28 अगस्त 2018 को फ्रॉम हिज रेसिडेंस इन न्यू दिल्ली। तो उनको अरेस्ट किया गया नई दिल्ली से। अब उनको प्रोड्यूस किया गया साकेत कोर्ट में, है ना, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास NIA ने उनको प्रेजेंट किया। अब ये जो ऑफेंस हुआ था ना, ये ऑफेंस हुआ था महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे जो CMM थे दिल्ली साकेत कोर्ट के, उन्होंने बोला एक ट्रांजिट रिमांड इशू कर दिया। ट्रांजिट रिमांड बेसिकली एक रिमांड होता है जहाँ पे भी हमें अक्यूज पर्सन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस कन्वे करना होता है। तो चूंकि इन्हें दिल्ली से ले जाया जाना था महाराष्ट्र, तो इसलिए ट्रांजिट रिमांड इशू कर दिया गया। लेकिन फिर हाई कोर्ट इंटरफेयर कर जाती है और हाई कोर्ट ने इस रिमांड ऑर्डर जो CMM ने पास किया था उसको क्या कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया। ठीक है, तो चूंकि अब ट्रांजिट ऑर्डर सेट असाइड कर दिया है ना, और उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। ओके, आप आई होप ये समझ गए होंगे। तो देखो, ये इनके पीरियड्स देखते हैं। इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया
कितने डेज के लिए? 34 डेज के लिए। उसके बाद इनको एक तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी बोल लो, 11 डेज रखा गया और फिर ये पुलिस कस्टडी में रखा गया और 48 डेज इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। तो गौतम नवलखा जी ने बोला कि मेरा 90 डेज कंप्लीट हो चुका है, चार्जशीट नहीं फाइल्ड है, सो रिलीज मी ऑन डिफॉल्ट बेल। सो गौतम नवलखा जी अपने 34 डेज जो हाउस अरेस्ट का था उसको भी इंक्लूड कर रहे थे, है ना, 90 डेज कैलकुलेट करने में। बट यहां पर कोर्ट ने ये 34 डेज नहीं माना। क्यों नहीं माना? फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि यहाँ पे रिमांड पास ही नहीं किया गया था, रिमांड को सेट असाइड कर दिया गया था। ठीक है। So as per the Supreme Court, the periods of house arrest could not be considered to fall within the ambit of custody. I hope ये केस आपको क्लियर हो गया है। मैंने इस बड़े से केस को बहुत ही छोटे में आपको समझाने की बेस्ट ट्राई की है अपनी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, एंड अगर आपको कोई डाउट भी है तो यू आर फ्री टू टेल अस आवर डाउट्स एंड वी will make an endeavor to answer them. Thank you everyone.